हेलो बच्चों। मोस्टली बच्चे अब जेईई मेन का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और एक ऐसी सीख जो लगातार पूरे साल भर टीचर्स लगातार बोलते रहते हैं वो शायद अब आपके समझ में आ ही गई होगी कि एग्ज़ाम्स इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो बोलता भी हूँ कई बार कि किसी बच्चे को अगर अपनी रैंक ड्रास्टिकली डिक्रीज करनी हो, ख़राब करनी हो, तो टेस्ट देना छोड़ दो, बड़े आराम से आपकी जो रैंक है वो ख़राब हो ही जाएगी। और मेरे ख्याल से दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं वो इस बात से एग्री कर रहे होंगे। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपनी क्षमताओं के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पाए, उनमें से मोस्टली बच्चों का कहना है कि सर मुझे पेपर के अंदर 200 नंबर की चीज़ें आती थी, लेकिन मेरे नंबर सिर्फ और सिर्फ 140 ही आ रहे हैं और जो 60 नंबर कम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कम हुए हैं कि मैंने सिली मिस्टेक की, कैलकुलेशन मिस्टेक की, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत थी, मैं पैनिक ज़्यादा हो गया। और ये सारे के सारे किस बात की इंडिकेशन है? ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात की इंडिकेशन है कि वी वर नॉट एग्जाम रेडी। हमारे जो टेस्टिंग स्किल्स है, एग्जाम स्किल्स है, उसकी कमी थी। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को स्टफ आता था, लेकिन तो 60 नंबर कमाए सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कमाए कि मेरी एग्जाम स्किल्स खराब थी। और वो एग्जाम स्किल्स तभी अच्छी होती है जब आपने सारे के सारे बढ़िया से टेस्ट दिए होते। इसके उल्टे एग्जाम्पल भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर जो भी अपने फुल सिलेबस टेस्ट थे वो सारे के सारे दिए, हर टेस्ट से अच्छे से सीखा, हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया सीखा। जो चीज़ें उससे सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, जो सवाल सही नहीं हो रहे थे, उन पर उसने काम किया और उन बच्चों के नंबर बढ़ते बढ़ते 210, 220, 230, इवन 240, 250 के आसपास भी पहुंचे हैं। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो बच्चे बुरा परफॉर्म किए हैं जेईई मेन के अंदर, दोनों ही मेरे ख्याल से इस बात से एग्री करते होंगे कि टेस्ट जो है, जो मॉक टेस्ट, जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से है ना, अब बार बार ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा टेस्ट दिया करो। बच्चा खुद ही समझ गया होगा कि जो जैन अटेम्प्ट है उसने एक तरीके से इस बात को तो एंश्योर कर दिया है कि अगर मेरी टेस्टिंग स्किल्स अच्छी होती तो मैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप परफॉर्म कर पाता, और वो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स मेरी जो परफॉर्मेंस आई है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड अगेन, जिन बच्चों ने अच्छा किया वो इसका श्रेय भी देते होंगे कि जो टेस्ट मैंने दिए हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी परफॉर्मेंस के अंदर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम स्किल्स में किन किन एग्जाम स्किल्स को बेटर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और टेस्ट के अंदर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो कौन से जेईई मेन, एडवांस और बिट सेट की जो टेस्ट सीरीज है अपनी कंपटीशन की, उसके टेस्ट कब 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 कैसे कैसे होंगे। और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो इन टेस्ट को कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो के आप एक तरह से 3 पार्ट मान के चल सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार एग्जाम स्किल्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या आता है। सबसे मोस्ट और सबसे प्रीडोमिनेंट चीज़ तो ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट है। आप में से बहुत सारे, मेरे ख्याल से हर बच्चे, जिस बच्चे के मैंने 240 नंबर आया ना, उसने भी ये कहा कि सर अगर मेरे पास 10 मिनट और होते तो मैं 260 नंबर ले आता। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी ना वो टाइम मैनेजमेंट की ही थी कि मैथमेटिक्स के सवालों की कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि जब तक वो बच्चा 75th क्वेश्चन तक पहुंचे उससे पहले तक टाइम ही हो जाता है, और हो सकता है कि उसको लास्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वहां पर पहुंचा ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट तब ठीक होगा जब आपको लगातार 3 घंटे बैठने की आदत होगी और जेई टाइप के सवाल आपका खूब सारे करो। तो हमेशा टेस्ट देने से सबसे बड़ा ये फायदा है कि बच्चा टाइम मैनेज करना सीख जाता है, और टाइम मैनेज के अंदर भी सबसे बड़ा तरीके से वो ये सीखता है कि सवाल छांटने कैसे हैं, सवाल को लीव करने कैसे करना है, कौन से सवालों को प्रायोरिटी देनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं खूब सारे टेस्ट देने से। दूसरी बात ऑफ कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग। ये जो पूरा का पूरा पेपर था जेईई मेन का, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सवाल बहुत ही ऑब्नॉक्शियसली टफ थे। अगर कोई बच्चा अच्छे से मॉक टेस्ट देख के आता है उसको पता होता है कि यार सवाल को देखते उसको आइडिया जाता है कि यार ये वाला सवाल तो बन तो जाएगा बट ये 10 मिनट बाद बनेगा, या फिर ये वाला सवाल ऐसा है कि अगर मैं इस सवाल को अगर लगातार करता भी गया तो 10 मिनट के बाद भी इसका आंसर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो वो जो बच्चा है ना, वो टेस्ट स्किल्स, टेस्ट देते देते इस बात को आइडिया लगा लेता है, वो छांटना स्टार्ट कर लेता है कि यार कौन सा सवाल मेरे से पहले गो में हो पाएगा और कौन सा सवाल मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको डेवलप करनी चाहिए कि हाँ यार इन 75 सवालों के अंदर से ये वाले 5 सवाल तो ऐसे हैं जिनको मुझे देखना ही नहीं है, और उनको नहीं देखने से ही मेरी रैंक जो वो शूट कर जाएगी। तो दिस आर्ट ऑफ लिविंग कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय गिविंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। और खास तौर से ये चीज़ ज़्यादा फर्क पड़ेगा एडवांस के अंदर, क्योंकि एडवांस इज नॉट द गेम ऑफ कि मुझे कितना आता है, एडवांस इज द गेम ऑफ कि मुझे जितना आता है वो सारा सारा सही कर पाऊँ, और वो सारा का सारा मुझे जो आता है वो 100% होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे 70% चीज़ें आती है तब भी मैं बड़े आराम से टॉप 1000 रैंक ला सकता हूँ। ठीक है, 1000 रैंक जो है वो 99% पे थोड़ी आती है एडवांस के अंदर, 70% पे आती है, इवन 65% पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीक्वेंस टू अटेम्प्ट द पेपर। जैसे ना
जो बच्चा खूब सारे मॉक टेस्ट दे चुका होता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि किस पीसीएम, सीपीएम या फिर एमपीसी कौन सा वाला सीक्वेंस मेरे लिए सबसे बेस्ट है। वो उसमें कई बार एक्सपेरिमेंट भी करता है, कुछ टू एंड फ्रो मोशन भी करता है और फिर उसे लगता है कि यार ये वाला जो सीक्वेंस है मेरे लिए बेस्ट है, और वो उसी पर सारे के सारे मॉक टेस्ट देता है और वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर एक्चुअल एग्जाम देता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर आती है। क्योंकि दो बच्चों के ऐसे कॉल है, उन्होंने कहा कि सर मैंने ना पेपर में पहला सवाल लेट से मैथ्स का, मैथ से स्टार्ट करती है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, फिर से मेरा सारा पेपर बिगड़ गया। तो मैंने उससे पूछा कि तो सारे के सारे मॉक टेस्ट में क्या करता था, तो बोला सर मैंने मॉक टेस्ट इतने दिए ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सा सीक्वेंस वुड हैव बीन बेटर। तो जो बच्चे, इस बच्चे ने सीपीएम किया या पीसीएम किया, वो अचानक से अच्छा कर गया। ठीक है, तो इसलिए किस सीक्वेंस के अंदर आपको पेपर देना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस एडवांस के टेस्ट में तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बढ़ गए। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम है, वहां पर तो पीसीएम के अंदर भी, पी के अंदर भी पहले मैच तो कॉलम करूँ, मोर देन करेक्ट करूँ, कॉम्प्रीहेंशन करूँ, मैट्रिक्स मैच करूँ, डेसिमल टाइप वाले करूँ, कौन से करूँ, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो उसमें बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि मैं किस तरह के सवालों को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और वो कैसे पता लगेगा, जब वो खूब सारे टेस्ट देगा, तब जाके उसके दिमाग के अंदर बिल्कुल बड़े तरीके से एल्गोरिथम सेट हो पाएगी कि मुझे एक्जैक्टली पेपर कैसे करना है। तो सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है एडवांस के अंदर। जेई मेन में भी कॉम्प्लिकेट है, बट एडवांस के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और उसमें तुम एक्सपर्टीज तभी कर पाओगे तो तुम कोई भी टेस्ट ना छोड़ो, सारे के सारे टेस्ट दो। अगला पॉइंट है बेटा ऑफकोर्स इमोशनल मैनेजमेंट। अगेन ये वाला पॉइंट भी मैंने किसी बच्चे के फोन आया, उससे बात की, उसके बाद ही लिखा मैंने। बच्चे ने कहा कि सर ना मैंने पहला सवाल किया नहीं हुआ, दूसरा सवाल किया नहीं किया, तीसरा सवाल किया नहीं हुआ, फिर मैं डर गया फिर मैं डर गया और फिर मैं ना पेपर ही नहीं कर पाया। और सर मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, मैंने सवालों की प्रैक्टिस भी कर रखी थी, और मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो यार मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो अगर कोई बच्चा अगर कंपटीशन का बच्चा है, कंपटीशन के सारे का टेस्ट दे रहा है, तो कंपटीशन में बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिडिकुलसली टफ होंगे, जो जेई मेन लेवल के होंगे ही नहीं, वो जेई मेन +2 डेल्टा या फिर जेई मेन का स्क्वायर टाइप्स के भी होंगे। तो उस पेपर के अंदर एग्जैक्टली यही वाली स्थिति वो बच्चा पहले फेस कर लेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब वो इस तरह की स्थिति पहले फेस कर लेगा तो ही विल ऑलवेज बी रेडी कि अगर ऐसी स्थिति अगर लाइफ में वापस से आती है तो मुझे किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा भी होता है कि बच्चे ने 10 सवाल किया, 60 आंसर आ गए, तो 11वां सवाल करते करते उसको ऐसा लगता है कि यार मतलब ब्रह्मा जी क्या फास्ट आंसर निकाल रहा हूँ, कितना ही फूड हूं मैं यार, मेरी बराबरी कोई क्या ही करेगा। फिर क्या करता है कि 11वें सवाल के अंदर उसने पूछ रखा था 2+2 कितना होता है, 5 लिख के आता है, जस्ट बिकॉज कि वो और कॉन्फिडेंट है। अगेन वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। अगर सवाल गलत हो गए तब भी उसके इमोशंस एकदम है ना हेफेजर्ड हो गए, अगर उसके लगातार सवाल सही हो रहे हैं तब भी उस पर अलग इमोशंस हावी हो गए और वो बिल्कुल है ना एकदम सिली मिस्टेक्स करने लग गया। तो इमोशंस पर बेस्ड में पेपर नहीं करना, हमें हमारे स्किल्स पर बेस्ड सवाल पेपर करना है। सवाल आता है कर दो, नहीं आता छोड़ दो। ये वाला एटीट्यूड तभी डेवलप होगा जब उस तरह के सिचुएशन से आप कई बार गुजरोगे, और कई बार कब गुजरोगे, जब सारे के सारे टेस्ट दोगे। नेक्स्ट इज फोकस, कंसंट्रेशन, रिटेंशन। देखो फोकस और कंसंट्रेशन बच्चों की बहुत वीक है, मतलब इस बात को पर्सनली मत लेना, बट यू आर द जनरेशन ऑफ शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स, है ना, तुम्हें हर चीज़ 15 सेकंड के अंदर चाहिए, तो तुम्हारा जो अटेंशन स्पेन है वही बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों को लगातार 3 घंटे पूरी फुल कंसंट्रेशन, पूरे फुल फोकस के साथ बैठना नहीं आता। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि सर अगर मेरे लेट से कि 150 नंबर आए हैं, तो सर उस 150 नंबर में से 80 नंबर तो पहले घंटे में आए हैं, ठीक है, 60 नंबर दूसरे घंटे में आए हैं, और लास्ट के 1 घंटे में मेरे सिर्फ उसे 10 नंबर आए, जस्ट बिकॉज के लास्ट के 10 घंटे में दिमाग काम नहीं कर रहा। वो दिमाग इसलिए काम नहीं कर रहा कि हमने कभी दिमाग को समझाया नहीं कि भाई तुझे लगातार 3 घंटे बैठना है। और ऑफ कोर्स दिमाग तुम्हारी बॉडी की तरह है, अगर हम रोज पुशअप मारेंगे तो ऑफ कोर्स है ना हम बड़ा आराम से लार्ज नंबर ऑफ पुशअप मारना सीख जाएंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। इसी तरह से हमारा दिमाग है, अगर हम हमारे दिमाग को समझाएंगे कि भाई तेरे को लगातार 3 घंटे बैठना ही है, तो हमारा दिमाग समझ जाएगा। इतने बेवकूफ़ नहीं है अपन, इतना कम दिमाग थोड़ी है, लेकिन दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई तुझे 3 घंटे लगातार बैठना है। और वो कैसे होगा, जब सारे मॉक टेस्ट देंगे, और सारे मॉक टेस्ट को ऐसे नहीं कि जस्ट सेक ऑफ गिविंग, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ रिविजन करके अच्छे से देंगे। तो फिर क्या होगा कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी वो लगातार 3 घंटे बैठने के लिए ट्यून्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, लुकिंग फॉर आंसर एटीट्यूड। देखो यार, मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा ये कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट तो हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं कि यार ना मेरा आंसर सी आ गया, हाय राम मेरा आंसर सी कैसे आ सकता है ना, मेरा आंसर पहली बार में आंसर आ ही कैसे सकता है, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। वो फिर आंसर लगा के नहीं आता, मतलब ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि उनका आंसर आ रहा है सी, वो लगा के नहीं आते।
दे आर लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम इन एवरी सॉल्यूशन। और दूसरे बच्चे ऐसे भी हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द आंसर्स। उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी न किसी तरीके से वो आंसर तक पहुंचना जानते हैं। अगर उनको सवाल नहीं भी आता, लेट्स से कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, तो वैल्यूज पुट करके कर लेंगे। फिजिक्स का अगर सवाल है तो वो डायमेंशन से कर लेंगे, या फिर किस तरह से दो ऑप्शन हटा के फिर तुक्का मार देंगे। तो वो किसी न किसी तरह से, उनका दिमाग ही इस तरह से काम करता है कि यार मुझे ऑलवेज सीख करना है आंसर को, कि यार किसी तरीके से जो जेई ने आंसर दे रखा वहां तक मैं पहुंच जाऊं, कोई ना कोई रास्ता मुझे चूज करना है। और वो रास्ते कब चूज होंगे? जब आप खूब सारे इस तरह के टेस्ट दोगे, तो इस तरह की स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये स्ट्रीट स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ जेई मेन में काम करती है, ये एडवांस में भी काम करती है। जैसे मान लो कि दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन एकदम एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं और मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है, ए और बी, तो इतना बच्चे को समझ आ गया तो ए सही है बी सही है, और अगर ए सही है तो बी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कब समझ में आती है? जब हम खूब सारे लगातार टेस्ट देंगे, तो इनमें हमारी एक्सपर्टीज धीरे धीरे क्रिएट होंगी और बहुत ही फास्टली क्रिएट होंगी। मतलब इन चीजों को जज करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज बट ऑफ कोर्स हैबिचुअल विद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बच्चे को है ना फोन पर रीलें चलानी आती है, व्हाट्सएप करना आता है, टेलीग्राम पर लगातार वो टाइम स्पेंड कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर के सामने लगातार 3 घंटे में बैठने में उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो लगातार 10 घंटे तक टेलीग्राम पर बैठा रह सकता है, लगातार 10 घंटे तक इंस्टाग्राम देख सकता है, लेकिन 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ सकता है। तो 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने की आदत भी इन्हीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपने वाले कॉम्पिटिशन के टेस्टों से आपको लगेगी। कुछ बातों का बड़ा जिनको आपका ध्यान रखना है टेस्ट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा जब भी टेस्ट दें रिवाइज करके ही दें। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मान लो कि संडे को टेस्ट है तो 5 दिन पहले स्टार्ट हो गया कि ना हर पन्ना पलट रहे हैं। अरे भाई तुमने जीमेन का एग्जाम तो दिए है ना, एक हल्के फुल्के नंबर तुम्हारे आए ही है ना, तो हर चैप्टर थोड़ा बहुत तो पढ़ के गए हो ना, तो हल्का फुल्का पन्ना पलट के फिर एग्जाम दे दो। बस एग्जाम देने से पहले ये ध्यान रखो कि तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हर सवाल, हर चीज, हर डेप्थ में ना पता हो तब भी चलेगा, एक बेसिक ब्रॉडर आउटव्यू आपको पता होना चाहिए और ये पता होकर आप एग्जाम दीजिए। तो एक दिन पहले रिविजन सारा का सारा कर लो और रिविजन करके ही सारा का सारा टेस्ट दो। जब भी टेस्ट दो इस बात को ध्यान रखो कि लगातार 3 घंटे बैठ के अकेले रूम के अंदर ही कंप्यूटर पर ही टेस्ट आपको देना है, ठीक है, सिंसियरली देना है। उसके बाद पेपर को एनालाइज कैसे करें? मान लो कि मैं से एक बार मतलब फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एग्जांपल जो है वो जेई मेन वाले सवाल का दे रहा हूं। 90 क्वेश्चन थे, है ना, उसमें 75 करने थे। लेट से किसी बच्चे ने 50 सवाल बिल्कुल सही कर दिए, तो बचे कितने? 40 सवाल। उन 40 सवालों को घर जाकर वापस से करो। 40 में से ऑफ कोर्स 25 तो वो थे बेटा 75 तक वाले, और बाकी 15 वो थे जो आपने इंटीजर में छोड़ दिए। इन 40 सवालों घर जाके वापस से पूरा बढ़िया से सोल्व करो, है ना। हो गए वो सवाल, बढ़िया है, ठीक है। अब उनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एक्चुअल एग्जाम में गलत करके आए होंगे। जो भी आपने गलती की हो, कितनी भी स्टूपिड गलती करो, उसको साइड में लिख लो। क्या मैं इतना स्टूपिड हूं कि मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ लिया, या फिर मैं इतना स्टूपिड हूं कि मैंने वेक्टर को इसके तरह जोड़ लिया, या फिर सवाल में पूछ रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a और मेरा आंसर आ गया था a इज इक्वल्स टू 3, तो मैं 3 लगाया, लगाना 6 चाहिए था। जो भी आपसे गलती हुई हो उस गलती को आप वही नोट डाउन कर लो। उस गलती को दिमाग में सोचना और नोट डाउन करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज सेट करता है कि अगली बार अगर सिमिलर सिचुएशन आएगी तो आई विल स्टे एक्स्ट्रा कोशिश। एंड बिलीव मी, एग्जाम में यही सिचुएशंस आएंगी, नई नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कि बेटा कॉम्पिटिशन में कुछ और पूछा, ये कुछ और पूछेगा, वो भी यही पूछेंगे। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी के सारी जो गलतियां हैं वो बड़े आराम से सेट हो जाएंगी। और गलतियां तुम्हारी दोस्त है, गलतियां बेटा तुम्हारी हितैषी हैं, वो तुम्हें सिखाना चाहती हैं, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, वो तुम्हारे अनकंफर्टेबल जोन में, इट्स ओके, बट उनके साथ अगर तुम टाइम स्पेंड करोगे तो बड़े आराम से काम बन जाएगा। तो इसलिए गलतियों को लिखो कि मेरे से क्या गलती हुई, कितनी स्टूपिड गलती क्यों ना हो। और वो गलतियां आपके टीचर हैं। कई बार आपको टीचर बात नहीं सिखा पाता और टेस्ट का कोई सवाल आपको बात सिखा देता है। टीचर कहते कहते मर जाता है कि बेटा, है ना, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो तो इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक बराबर नहीं होती। लेकिन जब वही सवाल एग्जाम में आता है और बच्चा इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक को बराबर करता है, फिर आंसर नहीं आता, फिर देखता है कि अरे मैंने काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व कर दी, काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे कर दी, यहाँ पर तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, तब समझ आता है कि सर ने 5 महीने पहले क्या कहा था। तो जो गलती है तुमसे एग्जाम में हो रही है बेटा, वो तुम्हारा हित चाहती है। वो चाहती है कि तू एक्चुअल एग्जाम में फोड़े, तू एक्चुअल एग्जाम में अच्छा करे, वहां पर तेरा बिल्कुल स्कोर बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अनकंफर्टेबल जोन। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर एनालाइज करते करते आपको पता लग गया कि मैं पिछले 5 टेस्ट दे रहा हूं और मेरे से ना न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल बन ही नहीं रहा, तो पता लग गया ना कि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स वापस से पढ़नी है। 5 पेपर हो गए, मेरे से वर्नियर कैलिपर का सवाल नहीं बनता। पता लग गया ना कि वर्नियर कैलिपर का सी क्यूब वाला लेक्चर वापस से देखना है या नॉर्मल लेक्चर वाला लेक्चर वापस से देखना है, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास कितना समय है।
तो हमेशा पता करो कि आपका अनकंफर्टेबल जोन क्या है। अच्छा, जो बच्चा एडवांस वाला होगा ना, उसका अनकंफर्टेबल जो जोन होगा वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो ना सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट, इंटीजर टाइप में बिल्कुल एक्सपर्ट, और उनकी हालत खराब होगी मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि मोर देन करेक्ट क्वेश्चन देखा ना तो सर्वर हैंग हो जाता है कि अरे यार इन चार ऑप्शन में से ना चारों के चारों सही हो सकते हैं, कितने सही हो सकते हैं, कैसे पता करूं, और वो ऑप्शन में फंस जाते हैं। तो वो बच्चे को पता है, एग्जाम देते देते आइडिया लग गया कि यार मैं सिंगल चॉइस में अच्छा कर रहा हूं, मैं कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा कर रहा हूं, मैथ्स तो कलम में अच्छा कर रहा हूं, डेसिमल वाले में अच्छा कर रहा हूं, इंटीजर में अच्छा कर रहा हूं, कहां फंस रहा हूं, मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में फंस रहा हूं। तो अब उसने अपना अनकंफर्टेबल जोन पहचान लिया है। अब टाइम स्पेंड करो अपने अनकंफर्टेबल जोन के साथ। इसका मतलब डू एज मेनी एज पॉसिबल एज मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस, और आंसर बिल्कुल लास्ट में चेक करो। यूं नहीं कि सवाल पढ़ा आंसर चेक किया, ना बिल्कुल लास्ट में चेक करो। जो आपकी कमी थी वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। 2 महीने भी अगर ऐसा किया तो जिस मोर देन करेक्ट क्वेश्चन से तुम डर रहे हो वही मोर देन करेक्ट क्वेश्चन ढूंढो कि ये सवाल मिल जाए, फटाक से कर दूं। मैंने एग्जांपल के लिए बोला है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में बहुत कंफर्टेबल हो और लगता हो कि सर कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता मेरे से, तो सर वो पूरी लैंग्वेज पढ़ना, उस लैंग्वेज को दिमाग के अंदर बैठाना, नई सिचुएशन को दिमाग में बैठाना, फिर उस पर बेस्ड सवाल करना, सर ये मेरे से हो नहीं पा रहा। अरे आज नहीं हो पा रहा भाई, लेकिन अगर तूने अगले 4 महीने दिए, चलो 3 साढ़े 3 महीने अगले दिए, और तेरे को पता लग गया कि हाँ भाई पैराग्राफ मेरा इशू है, तो डू एज मेनी पैराग्राफ एज पॉसिबल। और जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं, आपको तो सिर्फ बोलना है कि सर मेरे को तो पैराग्राफ करने हैं, हम आपको सब दे देंगे, सब है हमारे पास, जितने कॉम्प्रिहेंशन चाहिए सब मिल जाएंगे आपको। जैसे यू जस्ट स्टेट दैट कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, सब मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें, और सारे रिलेवेंट, सारे काम के, और वैसे से कॉम्प्रिहेंशन तुमसे एक्चुअल एडवांस के अंदर पूछेंगे। तो तुम तो बड़े आराम से अपना अनकंफर्टेबल जोन फाइंड करो और उस अनकंफर्टेबल जोन के साथ टाइम स्पेंड करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बाउंसर बॉल को फेस करने में अनकंफर्टेबल है फॉर एग्जांपल, तो प्रैक्टिस में वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि बोलेगा बॉलर को कि यार एक काम कर, तू लेदर बॉल से बॉल मत फेंक, तू लॉन टेनिस बॉल से फेंक, उसका जंप अच्छा होता है ना, उसका राइज अच्छा होता है, और मैं उसके सामने बैटिंग करूंगा। और वो बाउंसर फेस करेगा लगातार 10 दिन तक, तो उसके बाद ऑफ कोर्स है ना वो उस बाउंसर को फेस करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही लोग ऐसे सीखते हैं, ऐसे ही वो होते हैं। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल जोन के साथ टाइम स्पेंड करें और पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका अनकंफर्टेबल जोन क्या है। और अगर आपने एक बार उस अनकंफर्टेबल जोन का पता कर लिया, तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी आईआईटी एनआईटी चाहिए, तो उस अनकंफर्टेबल जोन के साथ टाइम स्पेंड करें, समय बिताएं उसके साथ। एंड ऑफ कोर्स बड़ा एक लास्ट पॉइंट और कि है ना, जब भी पेपर दे दो उसका उस पेपर को बार बार रिवाइज करें। जैसे मान लो कि अपना कंपटीशन का पेपर है ना, और उसमें लेट्स से कि तुमने 10 पेपर दे दिए, ठीक है, 10 पेपर में फिजिक्स में 300 सवाल थे। तो जब भी कभी आगे कभी जरूरत पड़े कि यार मुझे सवाल पढ़ने हैं, खूब सारे सवाल पढ़ने हैं बस अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, तो ये 300 सवाल पढ़ लिए, ये 300 सवाल और इनके सॉल्यूशन पढ़ लिए। और मैं सही बता रहा हूँ कि यही सवाल पूछते हैं जेईई वाले भी, बस उसमें हल्का फुल्का वैल्यू चेंज, ये चेंज, वो चेंज, लगभग यही वाले सवाल पूछते हैं। तो ये 3 सवाल पढ़ लिए। तो जब भी मौका मिले तो आप पुराने सवाल इस तरह से बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बात फिर से बोलूंगा, जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि वी आर टेकिंग लॉट ऑफ योर पेपर्स इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। हम लगभग हर चीज़ का पेपर ले रहे हैं। जेईई मेन के आपके पेपर होंगे, एडवांस के होंगे, बिट सेट के होंगे, इवन WBJEE और MHTCT के भी होंगे। ठीक है, इवन IIIT हैदराबाद का जो पेपर होता है वो भी होगा। हर तरह के आपके पेपर होंगे और हर पेपर जो होगा वो प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के साथ होगा। ये मान के चलने कि इंडिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर जो पेपर हो रहा होगा उस पेपर से बेटर पेपर अपन लोग कराएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तुम तो आराम से सिर्फ और सिर्फ जिस सीक्वेंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा ये वाले पेपर हैं, तुम अपने जरूरत के हिसाब से कौन से पेपर देने हैं तुम मार्क कर लो पहले से। मैं बेटा आपके साथ ही पूरा का पूरा शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए। जो बाहर के बच्चे हैं बेटा वो भी ये वाला टेस्ट दे सकते हैं, कैसे देने मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला जो ये वाला जो टेस्ट शेड्यूल है ये UTS नाम से, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज नाम से, इसमें जेईई मेन के ही टेस्ट हैं लेकिन सारे के सारे फुल सिलेबस हैं। क्योंकि बड़ा फुल सिलेबस मेक सेंस, क्योंकि बच्चों का मोस्टली का सिलेबस हो चुका है। जिनका नहीं हो चुका होगा उनका ऑफकोर्स अगले 7-8 दिन के अंदर हो ही जाएगा। जो पहला टेस्ट होगा वो 8 फेब को होगा और लास्ट टेस्ट होगा वो 28 मार्च को होगा। अगर मान लो कि पेपर 5 अप्रैल से स्टार्ट ना हो कि लेट से 7 अप्रैल 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, तो हम इसके आगे 1-2 टेस्ट और करा देंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि एक टेस्ट 9 से 12 है, एक 3 से 6 है, एक 9 से 12 है, एक 3 से 6। हालांकि सारे के सारे टेस्ट बड़ा ओपन ही रहेंगे, मतलब
ये वाला टेस्ट एक बार ओपन हो गया तो हमेशा ओपन ही रहेगा, आप उसको कभी भी दे सकते हो। बट कोशिश करें कि सर लोगों ने अगर इसी टाइम के अंदर टेस्ट बोला तो आप भी इसी टाइम में दो, तो आप उस टाइम के अंदर आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी सेट हो जाएगी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं, सिर्फ इस कारण अच्छा नहीं कर पाए, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसी एग्जाम के हिसाब से सेट हो जाएगी। हमने इस तरह से सोच रखा है। ये जो बड़ा टेस्ट है ये अपने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के 14 टेस्ट हैं। अगर एग्जाम थोड़ा सा जेईई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो अगर मान लो कि अप्रैल के बाद वाले हिस्से में स्टार्ट हुआ, लेट से बड़ा 5 अप्रैल 6 अप्रैल ऐसे स्टार्ट हुआ, तो हम एक दो टेस्ट और बढ़ा देंगे। सारे टेस्ट बिल्कुल रिलेवेंट, बिल्कुल काम के, बिल्कुल जैसे जेईई मेन पूछता है, प्लस डेल्टा होगा। प्लस डेल्टा तो बड़ा ऑफकोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ये बेटा आपके जेई एडवांस्ड के पेपर हैं। हमने बिल्कुल इंश्योर किया है कि जेई मेन का और एडवांस के पेपर क्लैश ना करें। अब आपको कौन से पेपर देने हैं वो आप खुद सोच लेना, ठीक है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि कोई भी पेपर क्लैश ना करे। ये जेई एडवांस के पेपर है। पहला पेपर 17 फेब को है और लास्ट पेपर जो 22 मार्च को है। अगेन हर पेपर के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 होगा। 9 से 12 पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर 2:30 से 5:30 होगा, जैसे एक्चुअल में जेई एडवांस में पेपर होते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से। ये कुल मिलाकर 15 पेपर हैं। 15 पेपर हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हर पेपर के अंदर भी 2 पेपर हैं, मॉर्निंग वाले शिफ्ट और इवनिंग वाले शिफ्ट, क्योंकि एडवांस का एग्जाम एग्जैक्टली ऐसे होता है। अगेन हमने इसमें पूरा इस बात का ध्यान रखा है कि जैसे ही बोर्ड के एग्जाम आ गए उस दौरान हमने हल्की सी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। जेईई मेन जब तक है, जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट जब तक नहीं होता तब तक एडवांस के पेपर की फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम है, और जैसे ही जेईई मेन 1 जेईई मेन 2 खत्म हो गया उसके बाद एडवांस के जो पेपर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बहुत ही थॉटफुल तरीके से हमने सारे के सारे इनकी डेट्स लिखी और कोई डेट क्लैश नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये 15 टेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी जो हमारे कैट्स वाला प्रोग्राम होगा उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगातार होते रहेंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की ऐसा आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट है और ये जो है ये अपना एटीएस नाम से आएगा। ठीक है ना, एटीएस 1 से ये सारे कंपटीशन वाले बच्चों के पास इनका एक्सेस आ जाएगा। नेक्स्ट है बड़ा बीटीएस या फिर बिटसेट टेस्ट सीरीज। इसमें कुल मिलाकर 20 टेस्ट हैं। इसमें टेस्ट थोड़े से मैंने ज्यादा रखे हैं, इसके वजह में पहले कारण समझा देता हूं। पहला है कि बिटसेट के एग्जाम दूर बहुत है तो टाइम खूब सारा है, पहला कारण तो ये। दूसरा ये कि ना बिटसेट के टेस्ट देने से जेईई मेन में भी फायदा होता है, क्योंकि बिटसेट के सवाल जो होते हैं ना वो जेईई मेन वाले सवालों की आसान वाले जो सवाल होते हैं ना उनके बराबर से होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार बच्चे की प्रैक्टिस दोनों से हो जाएगी, बिटसेट के टेस्ट देगा तो जेईई मेन के जो आसान वाले सवाल ना उसमें उसको हेल्प मिलेगी। ये किया है। इसमें हमने पहले 5 टेस्ट जो है पार्ट टेस्ट किए हैं और उनमें हमने कुछ अलग अलग सिलेबस रखा है। जैसे पहले वाले में रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव, न्यूटन मोशन, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट डायमेंशन, एरर मेजरमेंट, फिजिक्स में ये रखा है। ऐसे 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और 5 पेपर के बाद आपके सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 15। ये बिट सेट के हैं। ध्यान रखना कि बिट सेट में सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर फंसता है। तो इन सारे के सारे 15 पेपर के अंदर, सॉरी इन सारे के सारे 20 पेपर के अंदर इतने सारे एलआर और इंग्लिश के सवाल हो जाएंगे कि बच्चे को अलग से कोई एलआर और इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इन पेपर्स को करो और इनके सॉल्यूशंस देख लो। बहुत इन सॉल्यूशंस देख लो, बहुत मतलब कि आंसर्स क्या क्या है वो देख लो। मोस्ट में जो बिट सेट का जो पेपर आएगा वो इन्हीं पेपर में से ही आएगा। तो बिट सेट रेडी होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा ये 20 पेपर देने और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से कीजिए। अगेन हमने इस बात को इंश्योर किया है कि कोई पेपर क्लैश ना करे, बोर्ड के एग्जाम के साथ क्लैश ना करे। तो टाइम ये बिल्कुल जो टाइम टेबल है बिल्कुल परफेक्ट सही है। अब कुछ बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा सिर्फ बिट सेट का एग्जाम नहीं देना, तो बेटा तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पहले वाले दोनों पेज काम के हैं। ये एडवांस वाला पेज काम का है और तेरा जेई मेन वाला पेज काम का है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा तो बोलेगा सर एडवांस मेरे बस की बात नहीं है, तो बेटा ये तेरा मेन वाला पेपर काम का है तेरा और तेरा बिट सेट वाला पेपर काम का है। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव लग रहा होगा, लेकिन बच्चा भी तो कहेगा ना कि सिर्फ तीनों पेज मेरे काम के नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोई 2 पेज काम के। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो मैनेज कर लेना। हम टेस्ट ये सारे के सारे प्रखर, प्रवीण, प्रबोध, प्रबल, सी क्यूब, चैम्प, कैट्स सारे बच्चों के पास, इन सब के सब बच्चों के पास ये सारे के सारे टेस्ट की एक्सेस रहेगी। बस एटीएस वाला जो टेस्ट है वो जेई मेन वाले जो कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनके पास नहीं रहेगी। जैसे सी क्यूब, चैम्प वाले जो बच्चे हैं ना उनके पास एटीएस का एक्सेस नहीं रहेगा, लेकिन कैट्स वाले बच्चों के पास सबका ही एक्सेस रहेगा। ठीक है, एटीएस तो ऑफकोर्स एडवांस के लिए, तो सी क्यूब और चैम्प वाला बच्चा तो वैसे भी एडवांस के लिए नहीं सोच रहा, तो उसके पास एडवांस वाले का एक्सेस नहीं रहेगा, बाकी सबका एक्सेस उसके पास रहेगा। बिटसेट वाले का भी उसके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चा हमारा यूट्यूब वाला बच्चा है उसको लगता है कि उसे सारे के सारे का टेस्ट देने हैं, तो बेटा अपनी जो कंपटीशन डिजिटल ऐप है या फिर competitiondigital.com है वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। और बिल्कुल एकदम नॉमिनल टाइप से फीस हमने इसकी रखी है, जिससे है ना मतलब एक तरह सिंसियरिटी फीस आप इसको मान सकते हो। ठीक है, जो जेई मेन का है बेटा वो 299 का आपका पूरा टेस्ट सीरीज है। ATS 1 एडवांस वाला जो है वो 999 का है और जो BTS बिटसेट वाला है वो 999 का है। ठीक है, और अगेन
अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में मिनिमम 14 टेस्ट, एटीएस में 15 टेस्ट, हर टेस्ट में ऑफ कोर्स 2 पेपर, और बीटीएस के अंदर बड़ा कुल मिला के 20 टेस्ट, जिसमें से 5 जो होंगे आपके पार्शियल टेस्ट होंगे, 15 आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। बड़ा 20 टेस्ट होंगे, जिसमें से 15 फुल सिलेबस होंगे। ठीक, ये इनके बड़ा प्राइसेस हैं, बहुत ही नॉमिनल टाइप प्राइस रखें कि जिससे हमारा जो यूट्यूब वाला बच्चा है वो कहेगा सर पढ़ तो लिया है ना, टेस्ट कहाँ से दो, टेस्ट यहाँ से दो। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की और कन्फ्यूजन हो तो बड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो अगेन ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं बड़ा इसकी ग्रिड आपके पास भेज दी जाएगी, है ना, और कौन से टेस्ट आपको देने आप पहले से मन बना लें। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप सपोर्ट को कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहेगा। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दोगे बेटा तभी तो अच्छी कॉलेज, अच्छी एनआईटी, अच्छी ट्रिपल आईटी या फिर बड़ा बिटसेट या कॉलेज अपन को मिल पाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।